सो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की लास्ट क्लास में आपको दूरी, विस्थापन और वेग के बारे में बताया गया था। उसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे। आज हम उसके आगे टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए, मेन हमारे पास आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके ऊपर किस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसकी अपन स्टडी करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की जाए तो आपको एक बात याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अगर क्षेत्रफल की एरिया की बात करें तो ये एरिया वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, या हम लिख सकते हैं कि इसके द्वारा विस्थापन की गणना भी की जा सकती है। हालांकि जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दूरी के रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार अगर विस्थापन के ऊपर क्वेश्चन आए तो उसका हमको किस तरीके से आंसर देना पड़ता है वो अपन देख सकते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल की अपन डायरेक्टली बात करते हैं कि हमारे पास ये एग्जाम्पल गिवन है। ये टाइम एक्सिस है, टाइम हमारे पास सेकंड में मापा गया है। ये वेलोसिटी एक्सिस है, वेलोसिटी हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में मापी गई है। और एक कण है और यह कण इस प्रकार से गतिशील है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये 0 है, ये टाइम हमने मान लिया 5 सेकेंड और वेलोसिटी हमने मान ली 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के हिसाब से, इस पर्टिकुलर ग्राफ के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल है उसने कितनी दूरी तय की गई होगी उसका हमको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, जब हम बात करें दूरी की तो इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा ये क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। हम नाम रख देते हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो सिंपली हमारे पास आंसर लिखा जा सकता है कि दूरी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल की बात करें तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आधार हमारे पास है 5 और हाइट हमारे पास है 10। तो आंसर आपको मिल जाएगा 25 मीटर। तो वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो हमारे पास कितनी प्राप्त होगी? 25 प्राप्त होगी। अब कल हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो दूरी का मोड होता है वह आपके पास विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से जो वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन है वो भी कितना प्राप्त किया गया? 25 मीटर ही प्राप्त किया गया। तो फिगर आपके पास, ग्राफ आपके पास किसी भी प्रकार का दिया जा सकता है। हमको केवल ये याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा, वेग समय आरेख का जो क्षेत्रफल होगा, वो हमेशा वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को या इनडायरेक्टली विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से इसके ऊपर सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास टाइम स्केल माना, ये हमारे पास वेलोसिटी स्केल माना। वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, टाइम हमारे पास सेकंड में लिखा गया है। एक कण है और इस कण का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमको इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है। हम मान लेते हैं 0, 3, 6, 8। बात करी जाए, ये अपने पास मान लिया जाता है 6, ये हम मान लेते हैं 4, ये हम मान लेते हैं -6। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि इस ग्राफ के द्वारा कण ने कितनी दूरी तय की गई होगी तथा उसका विस्थापन कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। नाम रख देते हैं हम इसका O, A, B, C, D, E और F। सबसे पहले अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी का मतलब है कि इन सभी आकृतियों का, इन सभी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वही आपके पास क्या कहला रहा है? दूरी कहला रहा है। तो देखिए, क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले त्रिभुज OBA का क्षेत्रफल प्लस दूसरा हमारे पास बना त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल प्लस तीसरा अपने पास बना त्रिभुज DFE का क्षेत्रफल।
इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वही आपके पास दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं सबसे पहले हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हमारे पास है 3 और ऊंचाई हमारे पास है 6। नेक्स्ट फिगर की बात करें तो नेक्स्ट फिगर के लिए आपके पास हाफ आधार हमारे पास हो गया 6 - 3 मीन्स 3 और ऊंचाई हमारे पास हो गई 6 प्लस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले त्रिभुज की। तो अगले त्रिभुज का क्षेत्रफल है आधार हमारे पास है 8 - 6 मीन्स 2 और ऊंचाई हमारे पास है 4। तो ये 4 सॉल्व कर लीजिए इनको। तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ये हो गया अपने पास 9 प्लस ये हो गया हमारे पास 9 प्लस वो हो गया अपने पास 4। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु ने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 22 मीटर की दूरी ट्रेवल करी होगी। हम ये देख लिए कि यहाँ पर पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और ये तीसरा त्रिभुज, इन तीनों के क्षेत्रफल को निकालकर हमने ऐड कर दिया। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अकॉर्डिंग कण के द्वारा तय की गई दूरी का हमारे पास माना गया। अब यहीं पर यदि कण के द्वारा विस्थापन की बात की जाए कि कण ने कितना विस्थापन कवर करा होगा, तो विस्थापन में देखिए क्या करना है हमको। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये एरिया पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसकी बात करोगे तो ये एरिया नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमारे पास जो ऊंचाई है वो -x एक्सिस के अकॉर्डिंग -6 लिखी गई है। तो जो एरिया पॉजिटिव हैं, जो एरिया नेगेटिव हैं, इनको आपस में विद द साइन अगर ऐड कर देते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास विस्थापन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास आकृति 1 का क्षेत्रफल जो नेगेटिव कंडीशन में है उसको हम माइनस कर देते हैं, आकृति 2 का क्षेत्रफल और पॉजिटिव कंडीशन में वापस ऐड कर दिया जाए तो आकृति 3 का क्षेत्रफल, ये हमारे पास विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है। आकृति 1 का क्षेत्रफल जो हमारे पास है वो है 9, आकृति 2 का क्षेत्रफल है हमारे पास 9 माइनस साइन के साथ, और आकृति 4 का क्षेत्रफल है हमारे पास, आकृति 3 का क्षेत्रफल है हमारे पास 4। तो आपके पास वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन यहाँ पर कितना माना गया, 4 मीटर माना गया। तो जब दूरी की बात करेंगे तो दूरी में सभी प्रकार की आकृतियों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो वो हमारे पास दूरी को प्रदर्शित कर देगा। और अगर विस्थापन की बात की गई है तो जो आपके पास क्षेत्रफल का मान नेगेटिव वे में आ रहा है उसको हम विद द साइन ऐड कर देंगे, या सिंपली जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू है उसको घटा दिया जाएगा। तो जो क्षेत्रफल है, जो आपके पास मान है, वो कण के विस्थापन को प्रदर्शित करने लग जाएगा। तो इस प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या उसके विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर अपने पास बनेंगे, एक में आपको दूरी कैलकुलेट करवा लेंगे, एक में आपको विस्थापन कैलकुलेट करा लेंगे। दूरी में जितने भी क्षेत्रफल हैं सबके मानों को ऐड कर दो, और विस्थापन कैलकुलेट करने के लिए जो नेगेटिव वे में हमारे पास क्षेत्रफल के मान निकलेंगे उनको घटा दिया जाएगा, तो वह आपके पास विस्थापन का मान कैलकुलेट हो जाएगा। बात क्लियर। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं त्वरण या फिर एक्सेलरेशन। देखिए, त्वरण का सीधा सा अगर मान लिखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वस्तु का त्वरण कहलाती है। और अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझें तो हम ये मान लेते हैं कि किसी वस्तु का जो गतिशील ग्राफ है वो इस प्रकार से लिखा गया है। ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। जब समय का क्षण t1 था तो वस्तु का प्रारंभिक वेग हमारे पास v1 था। जब क्षण हमारे पास t2 प्राप्त हुआ तो वस्तु का वेग बढ़कर कितना हो गया, v2 हो गया। तो हम ये कहेंगे कि जो त्वरण हमारे पास निर्धारित है, त्वरण को हम सिंबल a के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो त्वरण हो जाएगा वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय समय अंतराल t2 माइनस t1। तो ये जो वेग में परिवर्तन हुआ है समय के सापेक्ष, इसी को हम क्या बोल देते हैं, त्वरण बोल देते हैं। बात क्लियर। इसी प्रकार से यदि आपके पास औसत त्वरण की बात की जाए तो देखिए औसत त्वरण क्या लिखा जा सकता है। औसत त्वरण हम लिख सकते हैं
वस्तु के द्वारा प्राप्त किया गया कुल वेग बटा कुल समय। ठीक है, वस्तु ने कुल समय में कितना कुल वेग प्राप्त किया है उसको हम क्या कह देंगे, औसत त्वरण कह देंगे। और यहीं पर यदि हमारे पास तात्क्षणिक त्वरण की बात की जाए तो तात्क्षणिक त्वरण के लिए हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस। ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे हमने जब वैल्यू लिखी थी तो हमने कहा था वेग में परिवर्तन डेल्टा वी के द्वारा प्रदर्शित करा गया, समय में परिवर्तन डेल्टा टी के द्वारा प्रदर्शित किया गया। और यदि समय हमारे पास काफ़ी ज़्यादा छोटा हो तो इसी फॉर्मूलेशन को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपके पास लिखा जा सकता है dv/dt। तो समय के सापेक्ष वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, उसका तात्क्षणिक त्वरण कहलाती है। अब हम जानते हैं कि जो वेग है हमारे पास या जो तात्क्षणिक है वो हम लिख सकते हैं dx/dt। तो एक्सेलरेशन हमारे पास लिखा जा सकता है d/dt ऑफ dx/dt। वैल्यू हमारे पास हो जाएगा d2x/dt2। यही क्या है, वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण है। ठीक है, इन दोनों ही फॉर्मूलेशन के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे पास पूछा जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा गया कि किसी वस्तु की स्थिति x बराबर 3t³ + 2t² + 5t इस फलन के द्वारा प्रदर्शित की गई है। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन है t बराबर 1 सेकेंड पर वस्तु का जो त्वरण है वो हमको ज्ञात करना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, dv/dt और d2x/dt2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वस्तु का वेग निकाल देते हैं कि वेग हमारे पास लिखा गया dx/dt या फिर dy/dt ऑफ, और स्थिति का फलन हमारे पास दे रखा है 3t³ + 2t² + 5t। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास मान आएगा 9t² + 4t + 5। ये हमारे पास वेग का फलन आ गया। और वेग का फलन प्राप्त करने के बाद में अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt। वैल्यू आ सकती है d/dt ऑफ 9t² + 4t + 5, जिसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू 18t + 4। ये एक्सेलरेशन या फिर त्वरण का फलन हमारे पास कैलकुलेट हुआ। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमारे पास त्वरण कैलकुलेट किया जाना है। तो जब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हम त्वरण की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा 18 × 1 + 4। वैल्यू आ जाएगी अपने पास 22 मीटर/सेकेंड²। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया जाता है। बहुत ही आसानी से आपके पास छोटे छोटे प्रकार के क्वेश्चन ही इसमें बनते हैं। तो ये हमारे पास वस्तु का त्वरण प्रदर्शित किया गया है। बात क्लियर। बाकी शाम को जो आपको डीपीपी दी जाएगी तो उसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम ग्राफीय रूप से भी इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं कि ग्राफ के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे कल हमने वेलोसिटी टाइम के बेसिस पर मोशन को एक्सप्लेन करा था, उसी प्रकार से हम एक्सेलरेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात की गई, ये टाइम है, ये हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक है, और ये ग्राफ अपने पास दिया गया है।
अब इस ग्राफ का मतलब क्या है कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वस्तु की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी हुई है, ठीक है। अगर वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। या आप कह सकते हो कि जो वेग है वह कैसा है, नियत है। तो ये ग्राफ नियत वेग से गतिमान वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये अत्वरित गति है। यहाँ पर वस्तु में किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं है, उसकी गति नियत वेग से होती हुई मानी गई है। सेकंड अपन बात करते हैं, हमारे पास ये ग्राफ प्राप्त किया गया, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। कोणीय स्थिति हम कितनी मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए वस्तु की जो कोणीय स्थिति है वह हर बिंदु पर कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, समान रहने वाली है। तो हमने देखा यहाँ पर tan थीटा हमारे पास कैसा प्राप्त हो रहा है, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं वस्तु का एक्सेलरेशन कैसा प्राप्त हो गया, हमको कांस्टेंट प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो ग्राफ है वह नियत त्वरण से गतिशील वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है। वस्तु गतिशील है और उसका त्वरण यहाँ पर कैसा माना गया है, कांस्टेंट माना गया है, नियत माना गया है। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, ये पर्टिकुलर ग्राफ नियत त्वरण से गतिशील वस्तु को रिप्रेजेंट करता हुआ माना गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये ग्राफ प्राप्त हुआ, यह हमारे पास टाइम स्केल है, ये हमारे पास वेलोसिटी या वेग का स्केल है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो नियत नहीं है, वो वैरी कर रहा है, वो चर है एक प्रकार का। तो हम कह सकते हैं कि ये अनियत त्वरण से गतिमान वस्तु के वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हम ढाल कैलकुलेट कर रहे हैं tan थीटा, ये tan थीटा खुद अपने आप में नियत नहीं है। बात क्लियर। तो यहाँ पर वस्तु का एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल है, क्या कहते हैं, चर है। तो हमारे पास ये जो ग्राफ हुआ वह वेरिएबल एक्सेलरेशन से जो मोशन है उसको जस्टिफाई कर रहा है। कण जो गति कर रहा होगा उसका जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो कंटिन्यू चेंज होता जा रहा है। बात क्लियर। तो देखिए ये हमारे पास ग्राफिकल बिहेवियर के बेसिस पर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो एक्सेलरेशन है वो एक तरीके का सदिश क्वांटिटी है, एक तरीके का वेक्टर है। इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। अगर एक्सेलरेशन, अगर त्वरण हमारे पास धनात्मक है तो हम कहेंगे वस्तु के वेग में निरंतर वृद्धि होगी। अगर त्वरण शून्य है तो वस्तु का वेग हमेशा नियत बना रहेगा। और अगर त्वरण ऋणात्मक है तो वस्तु के वेग में हमेशा कमी आती जाएगी। तो ये जो ऋणात्मक त्वरण होता है इसको हम मंदन भी कहते हैं, ये मंदन को रिप्रेजेंट करता है। तो त्वरण हमारे पास पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से काइनेमेटिक्स के ऊपर जो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास है, जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अपन सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। शाम को जो आपको डीपीपी पढ़ाई जाएगी उसमें काइनेमेटिक्स का जितना भी टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं उसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस अपन डाल देंगे, या जिस तरीके के क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स के पेपर्स में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये काइनेमेटिक्स है। अब यहाँ पर एक टॉपिक अपने पास बचता है रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षीय वेग। सापेक्षीय वेग को समझने के लिए हम एक अलग ही लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि सापेक्षीय वेग एक बड़ा टॉपिक है और उसके ऊपर रेनमैन प्रॉब्लम हो गई कि बारिश में किस तरफ छाता खोला जाए या नदी को किस तरह से पार करा जाए, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में अगर अपन सापेक्षीय वेग लेकर चलते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सापेक्षीय वेग के लिए अपन एक सेपरेट पेज, एक सेपरेट वीडियो अपन रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बात होती है हमारे पास काइनेमेटिक्स की, जो मोटे मोटे क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पर अपन ने स्टडी करें। धन्यवाद।